नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोशियोलॉजी ऑप्शनल की इस वीडियो सीरीज़ में। और आज हम बात करेंगे यूनिट थर्ड के टॉपिक नंबर फर्स्ट की, जो है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो थोड़ा पहले देख लेते हैं कि पर्पस ऑफ रिसर्च इन सोशियोलॉजी। ये सारी ये जो दोनों मेथड्स हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, तो ये किस काम आते हैं? ये रिसर्च करने के काम आते हैं सोशियोलॉजी में। जैसे सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है बाकी सब्जेक्ट्स की तरह, तो हमें इसमें जो भी थ्योरीज बनानी है, कंक्लूजन्स निकालने हैं, तो उनके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? रिसर्च करनी पड़ेगी। देखिए, हमारे यूनिट 3 का नाम भी क्या है? रिसर्च मेथड्स एंड एनालिसिस। ठीक है, तो ये जो दोनों क्या हैं? ये रिसर्च मेथड्स हैं। हम अपने सोशियोलॉजी जो भी हम मतलब सब्जेक्ट है हमारा, इसमें कोई भी थ्योरी बनाने के लिए, कोई भी कंसेप्ट बनाने के लिए जो हमें रिसर्च करनी पड़ेगी, वो किन किन मेथड्स या किन तरीकों से होगी। ठीक है, तो उसमें हमारे पास प्राइमरली दो तरीके हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पर्पज ऑफ रिसर्च इन सोशियोलॉजी। Sociological research systematically studies human behavior, social structures, and institutions to gain evidence-based insight into how societies function and evolve. तो सिंपल सी बात है, सोशियोलॉजिकल रिसर्च का क्या काम है? इसका काम है सिस्टमेटिकली स्टडी करना ह्यूमन बिहेवियर को, सोशल स्ट्रक्चर्स को और इंस्टीट्यूशंस को, जिससे कि हमें एविडेंस बेस्ड जानकारी मिले कि सोसाइटी कैसे काम करती है, फंक्शन करती है और कैसे उसका एवोल्यूशन होता है। यही हम सोशियोलॉजी में रिसर्च करते हैं बेसिकली। और इसी से फिर थ्योरीज बनाते हैं, जो भी कंसेप्ट बनाते हैं। बियॉन्ड अजम्पशंस, इट गोज बियॉन्ड कैजुअल, थोड़ा कैजुअल हो गया तरीका बोलने का। इट गोज बियॉन्ड कैजुअल ओपिनियंस बाय यूजिंग डेटा टू आइडेंटिफाई सोशल प्रॉब्लम्स, इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसीज एंड चैलेंज स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, अब ये कैजुअल ओपिनियंस क्या है? अजम्पशंस होते हैं ना आम रोजमर्रा की जिंदगी में, कि भाई ऐसा होता है और ऐसा ऐसा होता है। हर चीज़ को सोशियोलॉजी में क्वेश्चन करना पड़ता है, क्योंकि समाज में जितनी भी हमारी चीज़ें हैं ना, वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे एक पैटर्न बन जाता है कि भाई ऐसा होता आ रहा है। जैसे जितने भी हमारे सामाजिक या जैसे मतलब रिचुअल्स होते हैं, मान लीजिए शादी में कुछ रिचुअल्स हैं, तो उसमें कोई क्वेश्चन थोड़ी करते हैं भाई ऐसा क्यों किया जाता है, दूल्हा घोड़ी पे क्यों बैठता है, मतलब हाथी पे क्यों नहीं बैठ, मतलब कई जगह हाथी पे बैठता है, और भी मतलब जैसे किसी चीज़ पे बैठ सकता है, मतलब ये सब क्यों होता है, तो उनको क्वेश्चन करना पड़ता है। तो ये होते हैं बियॉन्ड, मतलब बेसिक अजम्पशंस होते हैं या कैजुअल ओपिनियंस होते हैं कि भाई ऐसा ऐसा होता है। तो सोशियोलॉजी में हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को क्वेश्चन करते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, गलत हो रहा है। जैसे सिंपल सी चीज़ है, डॉरी हो गई, तो दहेज प्रथा गलत है। अब जिस तरह से आजकल मतलब मैन जो है उनको भी बड़ा परेशानी हो रही है, पुरुषों को, तो थोड़ी धीरे धीरे सोशियोलॉजी में एलिमोनी पे भी रिसर्च होने लग जाएगी कि भाई अगर जिस तरह डॉरी गलत है, तो क्या एलिमोनी देना भी गलत है? ठीक है, तो वो एक अलग डिस्कशन का है। लेकिन मतलब जैसे अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट है, तो मतलब इस तरह से भी आपको सोचना चाहिए कि समाज में क्या, क्योंकि देखिए सोशियोलॉजी क्या है, एक इवॉल्विंग सब्जेक्ट है, कांस्टेंट सब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि जैसे नेचुरल साइंसेज क्या होती हैं, वो भी इवॉल्विंग होती हैं, लेकिन उनका जो कंटेंट है, कंटेक्स्ट है, या जिसको वो स्टडी करते हैं, उनका जो सब्जेक्ट मैटर है, वो कांस्टेंट है। जैसे केमिस्ट्री में जो केमिकल्स वगैरह या जो भी हम नेचुरल एलिमेंट्स स्टडी करते हैं, वो सब हैं मतलब बने हुए, वो कोई रोज़ चेंज थोड़ी हो रहे हैं। बस हमारी जो केमिस्ट्री में जो उनकी उनकी जो जानकारी है, वो चेंज हो जाती है हर दिन। कल तक हम जितना जानते थे, जैसे वो पीरियोडिक टेबल है, जब बनाई थी तो पूरी नहीं थी वो, कुछ उसमें खाने छोड़ दिए थे कि भाई धीरे धीरे पता पड़ेगा जब डाल देंगे इनमें। लेकिन सोशियोलॉजी में जब हम क्या करते हैं, ह्यूमन सोसाइटी को स्टडी करते हैं, ह्यूमंस की, तो ये क्या है, जैसे इंसानों का दिमाग बदलता है, इंसानों की ज़िंदगी बदलती है, समाज बदलता है, तो ये सोसाइटी भी तो इवॉल्व हो रही है। तो जिस चीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं वो इवॉल्व हो रही है। तो हर दिन नई नई बात सामने निकल के आ रही है कि अब ऐसा था, अब ऐसा है। तो इसलिए सोशियोलॉजी भी अपडेटेड रहनी चाहिए, हमेशा इवॉल्व होनी रहनी चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई सोशल प्रॉब्लम्स, इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसीज एंड चैलेंज स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, तो ये सामाजिक बुराइयाँ, जैसे अब ये डॉरी की बात कर ली, या कल को एलिमोनी भी इसमें आ जाएगी, या मतलब मान लीजिए कोई क्राइम कहीं बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, स्लम्स में, जैसे बड़े शहरों में स्लम्स की कंडीशन ख़राब है, या फिर ये भी एक सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि मतलब मान लीजिए छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक काफ़ी पढ़ाई के बोझ के उसमें मारा जा रहा है। हालाँकि उसका रीज़न है भाई, अगर पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? भाई हमारा देश कोई अमेरिका तो है नहीं कि सबके पास बहुत पैसा है, वहाँ भी हालाँकि पढ़ाई की ज़रूरत है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा क्रूशियल है पढ़ाई नौकरी के लिए। अपना सामाजिक आर्थिक स्तर ऊपर करने के लिए, अपना आपका जो इकोनॉमिक स्टेटस है, अगर आप अच्छे वेल टू डू फैमिली में पैदा नहीं हुए, तो सबसे आसान तरीका है पढ़ाई करना। क्योंकि भाई पढ़ाई करने में आप ज़्यादा पैसे थोड़ी लगते हैं, किसी भी नॉर्मल स्कूल में चले जाइए और अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको धीरे-धीरे एक नौकरी मिल जाएगी। ठीक है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर।
Unlike natural sciences, sociology deals with complex, subjective and context-dependent human actions that cannot be fully predicted or controlled. ठीक है, तो नेचुरल साइंसेज हमारी क्या हो गई, जैसे फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो मैटर को स्टडी करती है, उसमें क्या होता है, उसमें हम यूनिवर्सल लॉज बनाते हैं, थ्योरीज बनाते हैं। जैसे हमने कई बार बात करी है, फिजिक्स में ग्रेविटी की थ्योरी है, इतनी थ्योरीज हैं, न्यूटन के लॉज हैं, ये सब हैं, तो ये यूनिवर्सल हैं, सब जगह अप्लाई होते हैं। तो क्या होता है, इनसे हम क्या कर सकते हैं, फुल्ली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कोई भी जैसे फिजिक्स में फॉर्मूला लगाया, भाई ये गाड़ी जा रही है, ये कितने उससे गिरेगी नीचे, तो सारी उसकी स्पीड वगैरह हम हर चीज़ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन सोशियोलॉजी क्या है, इस सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर जिसको हम स्टडी करते हैं वो क्या है, ह्यूमंस, सोसाइटी ऑफ ह्यूमंस। और ह्यूमंस क्या है, सबके पास दिमाग है, तो सब धीरे धीरे कुछ ना कुछ अपना सोच रहे हैं, कर रहे हैं, हर समाज में कुछ बदलाव आ रहे हैं। तो ह्यूमन सोसाइटी कैसी है, कॉम्प्लेक्स है, सब्जेक्टिव है और कंटेक्स्ट डिपेंडेंट है। कंटेक्स्ट डिपेंडेंट मतलब हर सोसाइटी का अपना अपना अलग अलग कंटेक्स्ट है। कहीं किसी चीज़ का मीनिंग कुछ है, कहीं किसी चीज़ का मीनिंग कुछ है। ठीक है ना, मतलब जैसे अपने जैसे अमेरिका में या मेनली जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जब वहाँ शादी होती है चर्च में, तो जो उनका क्रिश्चियन पादरी होता है वो बोलता है कि यू में नाउ किस द ब्राइड। तो फिर जो दूल्हा दुल्हन होते हैं वो एक दूसरे को किस करते हैं। अब ये अपने जो भारतीय समाज में जो शादियां होती हैं हिंदू समाज में, तो क्या वहाँ पे आप सोच सकते हैं, कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि पंडित जी ऐसा बोलेंगे। तो अब ये देखिए, कंटेक्स्ट डिपेंडेंट हो गई ना ह्यूमन सोसाइटी। वहाँ पे एक एक्सेप्टेबल बिहेवियर है सबके सामने, चर्च में। चर्च भी एक तरह से भगवान, मतलब भगवान की जगह हो गई ना, उनका जो भगवान है क्राइस्ट है, तो वहाँ का चर्च हो गया वो। तो एक सेक्रेट जगह है, लेकिन वहाँ पे किस करने को इतना गलत नहीं माना जाता, तो वो वहीं पे किस करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे वो हवन हो रहा है, जहाँ पे फेरे पड़ रहे हैं, वहाँ पे थोड़ी फेरे पड़ने के बाद पंडित जी बोलेंगे आप किस करिए, क्योंकि वो तो कितना अजीब हो जाएगा। तो ये देखिए, अब ये कंटेक्स्ट डिपेंडेंट, उस समाज में, अमेरिकन समाज या वेस्टर्न जो कल्चर है, वहाँ की सोसाइटी, उसमें इस चीज़ को बहुत ही नॉर्मल है, यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए सोशियोलॉजी में कभी हम कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं बना सकते। कॉम्प्लेक्स है सोसाइटी, सब अलग अलग है, सब्जेक्टिव है। मतलब वही सब्जेक्टिव मतलब वही है कि यहाँ पे कुछ है, वहाँ पे कुछ है, सब अलग अलग सोच रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं। तो फुल्ली प्रिडिक्ट करना और कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है नेचुरल साइंसेज की तरह। इंटरप्रिटेशन alongside observation, because emotions, values and meanings shape social life, sociologists use both empirical methods and interpretive understanding to study society। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे इमोशंस हो गए, वैल्यूज हो गई, मीनिंग्स हो गई, इस तरह की चीज़ों से भी सामाजिक लाइफ जो हमारी वो प्रभावित होती है, शेप होती है। तो सोशियोलॉजी में हमें दोनों एम्पेरिकल और इंटरप्रेटिव दोनों तरीके से स्टडी करनी पड़ती है। एम्पेरिकल मतलब ऑब्जेक्टिव स्टडी, जिसमें हमारे पास क्लियर डेटा आ जाए, फैक्ट्स फिगर्स आ जाए, भाई ये सर्वे किया हमने, उसमें इतने लोगों ने इतना इतना जवाब दिया, इतना इतना जवाब दिया, ये हमने क्वेश्चन पूछे थे, तो यस, इतने लोगों ने यस बोला, उतने लोगों ने नो बोला। इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग क्या है कि लोगों से हमने जाके बात करी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करी कि आप ऐसा क्यों करते हैं। जैसे वही हम डॉरी का एग्जांपल बार बार लेते, तो अब चुपचाप आप बिना कैमरा वैमरा ऑन करिए करके जाइए किसी से, किसी बेटी के बाप से, उनसे पूछिए भाई आपने इतना दहेज क्यों दिया। तो वो आपको हो सकता है, अगर वो थोड़ा ओपन है तो बता दे कि भाई देखिए समाज में ऐसा करना पड़ता है, मैं नहीं करता तो मेरी बेटी की शादी नहीं हो पाती, या दुनिया क्या कहती है, यार ये कैसा बाप है, इसने अपनी बेटी के शादी के लिए पैसा इकट्ठा करके नहीं रखा। तो ये सामाजिक प्रेशर हुआ ना। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग चाहिए। इसके लिए हमें डेप्थ इंटरव्यू करना पड़ेगा उस लड़की के बाप का जिसने दहेज दिया है। इसमें एम्पेरिकल उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि इससे कोई वैल्यू थोड़ी निकाल सकते हो आप कि भाई उन्होंने तो ये यस नो पूछवाया, आपने दिया कि नहीं दिया, यस, तो इससे क्या आप कंक्लूजन निकालेंगे। तो इसलिए सोशियोलॉजी में हमें क्या करना पड़ता है, दोनों ही, एम्पेरिकल और इंटरप्रेटिव। मान लीजिए कोई ड्रग एडिक्ट है, तो अब उससे क्या सामाजिक बुराई है ड्रग एडिक्शन, तो अब आप उससे एम्पेरिकल डेटा क्या निकाल लेंगे, वो मतलब यस नो पूछ लेंगे आप, क्या आप ये ड्रग एडिक्ट हैं, यस और नो, वो यस पे टिक कर देगा, तो इससे क्या आपको अंडरस्टैंड, कुछ भी नहीं मिलेगी, आपको इन डेप्थ इंटरव्यू लेना पड़ेगा। या जैसे इसमें होता है हमारे पास पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, उसमें जैसे आप ड्रग एडिक्ट्स की बात कर लीजिए, जैसे रिहैबिलिटेशन सेंटर होते हैं, इनमें क्या होता है, रिहैब बोलते हैं इनको, कि जो बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं तो उनको, जैसे वो पागलों को पागल खाने में भर्ती करते हैं, तो इनको रिहैब्स में भर्ती कर देते हैं, वहाँ पे इनको रखते हैं 3-4 महीने, और ड्रग्स वग्स नहीं देते, नॉर्मल इनको रखते हैं, तो इनकी कहते हैं छूट जाती है। तो अब वो आपको पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करना है, तो आप उस रिहैब में जाइए, 5-6 दिन उनके बीच में वहाँ पर रहिए और फिर उनको ऑब्जर्व कीजिए। तो इससे आपको क्या होगा ना, इससे आपको उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के, मतलब समझने में मदद मिलेगी कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या रिहैब में उनको कैसा एक्सपीरियंस होता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग, उनके नज़रिए से समझना। ठीक है, तो ये हमने मोटा मोटी बात कर ली कि सोशियोलॉजी में रिसर्च क्यों की जाती है, क्यों ज़रूरी होती है।
तो ये जो जैसे टॉपिक है इस मतलब इस लेक्चर का जो टॉपिक है, तो इसमें दो हमारे पास मेथड्स हैं सोशियोलॉजी में। रिसर्च मेथड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड क्वालिटेटिव मेथड्स। ठीक है, तो एक एक करके इन दोनों को स्टडी कर लेते हैं। छोटी सी बात है, ज़्यादा बड़ी बात है नहीं इसमें। सबसे पहले क्वांटिटेटिव मेथड्स, तो ये नाम से ही जाहिर है क्या आ रहा है, क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब क्या हो जाता है, संख्या। तो यही आ गया नंबर्स, फैक्ट्स, फिगर्स। तो डेटा इन न्यूमेरिकल फॉर्म, सिंपल से अगर क्वांटिटी मतलब होता है डेटा इन न्यूमेरिकल फॉर्म हो तो वो क्वांटिटेटिव मेथड हो गया, जहाँ पे हमें डेटा निकालना है। क्वांटिटेटिव रिसर्च कलेक्ट्स डेटा दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स सच एज परसेंटेजेस, फ्रीक्वेंसीज और स्टैटिस्टिकल मेजर्स। ठीक है, तो वही बात है, हमें नंबर्स होने चाहिए, परसेंटेज, फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लीजिए आपने कोई सर्वे किया, उसमें इतने लोगों ने यस बोला, इतने लोगों ने नो बोला। या जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की स्टडी कर रहे हैं आप, तो आपने कॉलेज ग्रेजुएट्स मतलब 22 साल से लेकर 25 साल के लोगों का एक सर्वे किया, तो उसमें कितने लोगों ने बोला कि हम अनएम्प्लॉयड हैं, कितने ने बोला कि हम एम्प्लॉयड हैं। या मतलब दूसरा सर्वे कर लीजिए कि लो पेड जॉब्स, तो आपने एक सोशल सर्वे किया सोशोलॉजिकल की नए कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं 22 से 25 साल के, इनको कितने कितने की कितने रुपए की नौकरी मिल रही है। तो इससे क्या कर सकते हैं ना, आप एक परसेंटेज निकाल सकते हैं, मीन वैल्यू निकाल सकते हैं, इस तरह की। तो ये सब क्या हो गया हमारे पास, डेटा इन न्यूमेरिकल मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड हो गया हमारा रिसर्च का ये। ऑब्जेक्टिव एंड जनरलाइजेबल, इट एम्स फॉर ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोड्यूसेस रिजल्ट दैट कैन ऑफन बी जनरलाइज टू लार्जर पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट्स है ना, ये क्वांटिटेटिव है, फैक्ट्स और फिगर्स के बेस्ड में है। तो हम छोटे से, जैसे जैसे अभी मैंने बात करी अनएम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, तो हमने जैसे सर्वे किया, तो ये जो मान लीजिए हमारा सैंपल साइज था 1000, मतलब हमने 1000 कॉलेज ग्रेजुएट्स की हमने यहाँ पे स्टडी करी, उनसे पूछा। तो इस ये जो हमारे पास रिजल्ट आएगा ना इसका, मान लीजिए जैसे 1000 में से 700 लोगों ने बोला, 700 ग्रेजुएट्स ने बोला हम अनएम्प्लॉयड हैं, तो मतलब एक तरह से 70% अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। तो इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं पूरे समाज के लिए कि मतलब मोटा मोटी तौर पे आपके जो 70% जो यूथ है जो अभी ग्रेजुएट हुई कॉलेज से, वो अनएम्प्लॉयड है। तो यहाँ पे हमारे पास कैसा डेटा आ गया, न्यूमेरिकल फॉर्म में आ गया। मतलब जैसे बाकी साइंसेज में होता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री में नंबर्स में ही तो आता है वहाँ पे डेटा। तो इससे क्या करते हैं, हम जनरलाइज कर देते हैं और हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा आ जाता है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, द डेटा कलेक्टेड इज एनालाइज्ड यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स टू टेस्ट हाइपोथेसिस एंड आइडेंटिफाई पैटर्न्स और कोरिलेशन। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे किया। जैसे 70% कहाँ से आया, हमने जो हमारे पास जो हमने डेटा निकाला था, सर्वे किया था, उसमें से हमने देखा 1000 में से 700 लोगों ने बोला कि हम अनएम्प्लॉयड हैं, तो हमारे पास कितनी परसेंटेज आ गई, 700। तो ये क्या है, हमारे पास स्टैटिस्टिकल टूल हो गया ना। ये हमने परसेंटेज निकालना, मीन निकालना, ये जो और क्या क्या मैथ्स में ये सब स्टैटिस्टिक्स में ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये इससे हमारे पास एक ये आ गया फाइनल कि भाई इतना परसेंट यूथ अनएम्प्लॉयड है। तो हमारा हाइपोथेसिस हो गया, उसको हमने भाई मान लेते हैं कि एक थ्योरी ये थी कि यूथ को सही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफ़ी ख़राब है, तो यूथ क्या है, वो अनएम्प्लॉयबल है, मतलब नौकरियां तो हैं लेकिन वो जो उन्होंने पढ़ाई करी है वो किसी काम की नहीं है, इसलिए वो अनएम्प्लॉयबल हैं। तो इसका हमने प्रूफ हमें मिल गया कि हाँ भाई, कॉलेज ग्रेजुएट करने के बाद भी 70% लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो हमारी एक तरह से थ्योरी प्रूव हो गई कि कॉलेज में जो पढ़ाई की जा रही है वो किसी मतलब की नहीं है, स्टैंडर्ड की नहीं है, उनको हमें और स्किल प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तभी वो नौकरी उनको मिलेगी। अर्ली emphasis on quantification. Early sociologists prioritize quantitative methods largely influenced by positivist views. ठीक है, तो जैसे हमने देखा जब सोशियोलॉजी नई नई बनी थी 19th सेंचुरी में, तो अगस्त कॉम्ट ने जैसे सोशियोलॉजी का मतलब टर्म का उन्होंने दिया था, सोशियोलॉजी बोला था, तो वो भी पॉजिटिविस्ट थे। तो उस टाइम और सारा जो वहाँ पे एनलाइटनमेंट पीरियड चल रहा था, नई नई साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही थी, ठीक है ना। तो साइंटिफिक और ये पॉजिटिव मूवमेंट काफ़ी था। तो जितने भी फाउंडिंग फादर्स थे और अर्ली सोशलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि हम भी सोशलॉजी को एक पॉजिटिविस्ट साइंस बनाएंगे, कि मतलब जो कि साइंटिफिक मेथड पे फैक्ट्स और ये वैल्यूज़ और इन पे बेस्ड होगी, एम्पेरिकल डेटा पे बेस्ड होगी। तो इसलिए अर्ली सोशलॉजिस्ट क्या करा, उन्होंने क्वांटिटेटिव मेथड्स को प्रायोरिटी दी, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये पॉजिटिविस्ट मेथड भी कहलाते हैं, पॉजिटिविस्ट, या इनको आप एम्पेरिकल भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव पॉजिटिविज्म एंड नेचुरल साइंसेज इन्फ्लुएंस, पॉजिटिविस्ट अलाइनिंग विद नेचुरल साइंसेज प्रिंसिपल स्टैट्स सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो ये हमने अभी जैसे बात करी कि जब ये सब हो रहा था, सोशियोलॉजी का जन्म हो रहा था, तो पॉजिटिविज्म की लहर चल रही थी एक तरह से। हर आदमी कह रहा था पॉजिटिव हो जाओ, बी पॉजिटिव मतलब बी पॉजिटिव मतलब कि आपको
पॉजिटिविज्म से ही स्टडी करना है कोई भी सब्जेक्ट, मतलब साइंटिफिक तरीके से। वो साइंटिफिक तरीका क्या है? फैक्ट्स और फिगर्स के बेस पे, हवाई बातें नहीं करनी है, एम्पेरिकल डेटा लेके आओ। तो अर्ली सोशलॉजिस्ट ने कहा कि भाई नया सब्जेक्ट बनाया है तो हम इसको पुराना अंधविश्वास वाला सब्जेक्ट क्यों बनाएंगे, हम इसको बाकी साइंसेस की तरह फैक्ट्स और फिगर्स के बेस पे बनाएंगे, एम्पेरिकल डेटा के बेस पे बनाएंगे। तो इसलिए अर्ली जो सोशलॉजिस्ट थे वो चाहते, वो पॉजिटिविस्ट थे, और वो चाहते थे कि सोशलॉजी क्या बने, एक पॉजिटिविस्ट सब्जेक्ट बने जिसमें कि साइंटिफिक बात हो, सिस्टमेटिक तरीके से रिसर्च हो और एम्पेरिकल डेटा के बेस पे थ्योरीज बनाई जाएं। तो क्या हो जाएगा, ये सोशलॉजी हमारा एक पॉजिटिविस्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। डर्कहाइम्स कंट्रीब्यूशन, एमाइल डर्कहाइम वाज अ पायनियर ऑफ दिस अप्रोच नोटेबली थ्रू हिज फेमस स्टडी ऑन सुसाइड। ठीक है, तो जब भी पॉजिटिविज्म की बात आए तो आप बिना सोचे समझे लिख दीजिए इमाइल डर्कहाइम और सुसाइड, इमाइल डर्कहाइम और सुसाइड, क्योंकि ये पहले सोशलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये पॉजिटिविस्ट मेथड और एम्पेरिकल तरीके से एक सोशलॉजिकल थ्योरी बनाई थी। वो थी इनकी थ्योरी ऑफ सुसाइड। डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड इंडक्टिव अप्रोच, क्वांटिटेटिव रिसर्च एम्फेसाइजेस डाटा कलेक्शन एंड यूजेज एंड इंडक्टिव अप्रोच। अब इंडक्टिव अप्रोच क्या होती है? देखिए, दो अप्रोचेस होती हैं, एक तो इंडक्टिव, दूसरी होती है डिडक्टिव। इंडक्टिव अप्रोच में क्या करते हैं? सबसे पहले डेटा इकट्ठा करते हैं। डेटा आ गया हमारे पास, सर्वे करके, जैसे भी आप करना चाहें, समाज में जाइए, डेटा सर्वे करिए, क्वेश्चनर्स दीजिए, वैल्यूज़ कलेक्ट करिए, सब मतलब जो भी करना करिए। उसके बाद डेटा इकट्ठा करने के बाद अपनी मतलब कमरे में आके, कमरा मतलब जो भी आपका रिसर्च जहाँ भी कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के थ्योरीज बनाइए कि भाई ऐसा हुआ वैसा हुआ, एक हाइपोथेसिस दीजिए ऐसा ऐसा हुआ। फिर जो आपने डेटा कलेक्ट किया था उसको वेरीफाई करिए इस हाइपोथेसिस को, इस डेटा से, और अगर वो सही निकलता है तो फिर आपकी थ्योरी बन गई। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इंडक्टिव अप्रोच। इसका अपोजिट होता है डिडक्टिव अप्रोच। ये उल्टा होता है, ये यूँ चलता है। इसमें सबसे पहले एक थ्योरी उठाई जाती है कि भाई ये थ्योरी तो ऐसा कहती है, उस थ्योरी के बाद एक हाइपोथेसिस बनाया जाता है, उसके बाद फिर जाके रियल वर्ल्ड में ऑब्जर्व किया जाता है कि हाँ यार ऐसा ही हो रहा है क्या। तो ये डिडक्टिव अप्रोच कहाँ यूज होती है? वो होती है क्वालिटेटिव में, जो हम इस क्वांटिटेटिव के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या यूज करते हैं? इंडक्टिव अप्रोच, एंड प्रेजेंट्स फाइंडिंग्स थ्रू टेबल्स, ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, हिस्टोग्राम्स, ये सब जो टूल्स होते हैं ना, मैथमेटिकल ये तरीके होते हैं, टेबल बना दी, ग्राफ बना दिया, पाई चार्ट बना दिया। ठीक है, तो डिफरेंट क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या क्या होते हैं देख लेते हैं एक बार। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज न्यूमेरिकल डेटा टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, कोरिलेशंस एंड ट्रेंड्स इन सोशल बिहेवियर। ठीक है, तो क्या आपके न्यूमेरिकल टूल्स जितने भी हो गए, मतलब परसेंटेज निकालना, मीन निकालना, और मैथ्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब होता है ना, डेटा को क्या क्या करो, मतलब जो भी होता है अपने को इतना दिमाग नहीं लगाना, अपने को स्टैटिक मतलब मैथ्स के टूल्स लगाना, मैथ्स के फंक्शंस लगाना, उससे हमारे पास कोई पैटर्न आ जाए कि भाई ऐसा मतलब ऐसा हो रहा है इस समाज में, तो ऐसा होता है। अगर अगर मान लीजिए ऐसी कोई सर्वे हो कि भाई अगर किसी की इनकम 25 से 30 हज़ार है, तो और वो किसी बड़े शहर में रहते हैं, मान लीजिए जैसे दिल्ली या मुंबई या बेंगलोर, तो उनका स्ट्रेस लेवल हाई रहता है। ये एक हाइपोथेसिस हो गया, क्योंकि उनकी इनकम उतनी अच्छी है नहीं 25-30 हज़ार में, तो मतलब किसी छोटे शहर में तो काम चल जाए, लेकिन इतने बड़े शहरों में तो मुश्किल है। तो उनका स्ट्रेस लेवल क्या होता है? हाई होता है। तो ये हमने एक हाइपोथेसिस बना दिया। अब हमारा जो डेटा हमने कलेक्ट किया है, उस डेटा के बेसिस पे हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि भाई हमने एक सर्वे किया, उसमें जितने 25 से 30 हज़ार वाले जो कमाने वाले थे उनसे हमने पूछा भाई आपका स्ट्रेस लेवल कम है कि ज़्यादा। तो मान लीजिए 80% लोगों ने बोला कि हमारा तो स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, तो हमारी थ्योरी सही प्रूव हो गई। तो हमने क्या किया, न्यूमेरिकल डेटा को अप्लाई करके उसमें मतलब पैटर्न्स ढूंढ लिए, एक थ्योरी बना दी। तो इसे क्या बोलेंगे हम? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। उसके बाद कंपेरेटिव मेथड्स, कंपेयर डिफरेंट ग्रुप, सोसाइटीज और टाइम पीरियड्स टू आइडेंटिफाई सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो डिफरेंट ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए, मतलब कंपेयर कीजिए। जैसे मान लीजिए आप कास्ट बेसिस पे कर सकते हैं या रिलीजन बेसिस पे, कि भाई इस मतलब जैसे मान लीजिए एक ही शहर ले लीजिए, या जैसे मान लीजिए यूथ का ले लीजिए कि भाई 16 से, या 16 भी छोड़िए, चलिए ऐसे मान लीजिए 12th क्लास में कितने इस कास्ट के कितने बच्चों के किसी पर्टिकुलर नाम नहीं लेते कास्ट का, किसी पर्टिकुलर कास्ट के कितने बच्चों के मान लीजिए 80% से ज़्यादा नंबर आए, या किसी रिलीजन के कितने बच्चों के 80% तो आजकल बहुत लो माना जाता है, 90 पकड़ते हैं, मतलब एक तरह से टॉपर टाइप बच्चे हैं। ठीक है, तो कितने बच्चों के 90% से ज़्यादा नंबर आए।
तो क्या किया हमने, कंपेयर किया ना दो दो चीज़ों को, दो कास्ट को कंपेयर किया, भाई ये रिलीजन वर्सेस दूसरा रिलीजन, तो क्या रिलीजन से इम्पैक्ट पड़ रहा है या कास्ट से इम्पैक्ट पड़ रहा है? तो सोशोलॉजी में हम यही सब स्टडी करते हैं कि भाई रिलीजन से फर्क पड़ रहा है, क्योंकि इस रिलीजन के तो सिर्फ मतलब बहुत सिर्फ 10% बच्चों के 90% से ऊपर आए, लेकिन दूसरे रिलीजन के 50% बच्चों के 90% से ऊपर आए, तो क्या मतलब रिलीजन का इफेक्ट पड़ रहा है स्टडीज़ में? इसी तरह आप टाइम पीरियड का भी स्टडी कर सकते हैं कि इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट जब आज़ादी मिली थी 1950s में, उस टाइम कितना था और आज कितना है 2025 में। तो आपको एक अच्छा खासा कंपैरिजन मिल जाएगा कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की जो स्थिति है वो अच्छी हुई है कि खराब हुई है। तो इसको क्या बोलेंगे, कंपैरेटिव मेथड। सोशियोलॉजी में यही सब करते हैं, बहुत ही आसान चीज़ें होती हैं वैसे। सर्वेज कलेक्ट स्टैंडर्डाइज्ड डेटा फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट्स यूजिंग क्वेश्चनेयर्स। क्वेश्चनेयर क्या होते हैं भाई, वो एक जैसे कई बार होता है ना, अपने आपको भी मिला होगा, जो एक पर्चा सा दे देते हैं, उसमें 10 सवाल लिखे रहते हैं। तो वो वैसे नहीं होते कि वो कोई यूपीएससी का पेपर हो गया, आपको 250 वर्ड्स में हर आंसर लिखना है। वो बेसिकली हर आंसर में जैसे या तो मल्टीपल चॉइस होता है भाई, 3 ऑप्शन में से एक पे टिक कर दो, या ज़्यादातर तो वो यस और नो होते हैं। मतलब जैसे वो टीवी में ऐड होता है ना, आपके आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो वो एक एग्जाम्पल है यस और नो का। आप जो सबसे ज़्यादा जगह पूछिए भाई आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या, तो कोई यस बोलेगा कोई नो बोलेगा। तो अब वो तो एक सवाल हो गया, क्वेश्चन में काफ़ी सारे सवाल होते हैं। अब सिंपल एक सवाल पूछेंगे तो आप उसको बोलेंगे सर्वे करना। तो आप सर्वे कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जाके पूछ रहे हैं भाई आपके टूथपेस्ट में नमक है कि नहीं, नमक है कि नहीं। तो आपने 100 लोगों से पूछा और सिर्फ 3 ने बोला कि हमारे टूथपेस्ट में नमक है। तो ये थोड़ा चिंता का विषय है देश के लिए, ठीक है। ये सर्वे समझ में आ गया और क्वेश्चन समझ में आ गया। अब स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज इन्वॉल्व आस्किंग प्री डिफाइंड क्वेश्चन इन फिक्स्ड ऑर्डर टू गैदर कंसिस्टेंट डेटा। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, कीवर्ड है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज। इसका उल्टा होता है इन डेप्थ इंटरव्यूज। इन डेप्थ इंटरव्यू होते हैं जैसे पॉडकास्ट चल रहे हैं ना आजकल, ये कि यार टाइम वाइम का कुछ पता नहीं, 2-2.5 घंटे 5 घंटे 10 घंटे जितना चले, मतलब कुछ भी बोलो। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होते हैं जहाँ पे जो इंटरव्यू लेने वाला है ना, पहले से सवाल प्रिपेयर करके लाता है कि भाई मुझे ये 10 सवाल पूछने हैं, और पहले ही, और उनका मतलब सीरियल ऑर्डर भी फिक्स है, पहले ये फिर इस तरह मेरे को पूछने हैं, ठीक है। इन्वॉल्व आस्किंग प्री डिफाइंड क्वेश्चंस, क्योंकि अगर वो मतलब इन डेप्थ इंटरव्यू हो गया जिसमें कोई प्री डिफाइंड नहीं है, बस 2 लोग बैठ गए यार मैं बस इससे बात करता हूँ, तो वो फिर क्वालिटेटिव में आता है, क्वांटिटेटिव में नहीं आता। क्लोज एंडेड क्वेश्चनियर्स यूज फिक्स रिस्पॉन्स ऑप्शन लाइक यस और नो, मल्टीपल चॉइस, ये अपन ने ऑलरेडी देख लिया है। सैम्पलिंग सेलेक्ट्स ए स्मॉलर ग्रुप फ्रॉम लार्जर पॉपुलेशन रिप्रेजेंट द होल फॉर डेटा कलेक्शन, ठीक है। तो वही जैसे हमने बात की थी ना वो अनएम्प्लॉयमेंट वाली, कि भाई 1000 कॉलेज ग्रेजुएट्स को हमने स्टडी किया, तो उसमें से 700 ने बोला हम अनएम्प्लॉयड हैं। तो 1000 लोगों के बेसिस पे हमने क्या किया, पूरी पॉपुलेशन का वो निकाल दिया कि भाई अगर 1000 पे ही ये चीज़ अप्लाई हो रही है तो वो पूरी पॉपुलेशन पे भी अप्लाई हो रही है, मतलब पूरी पॉपुलेशन में 70% लोग क्या हैं, वो अनएम्प्लॉयड हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या होती हैं क्वांटिटेटिव मेथड की, और डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं। तो एडवांटेज, सबसे पहले फायदे देख लेते हैं। फायदे क्या है, ऑफर्स ग्रेटर ऑब्जेक्टिविटी इन डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। भाई देखिए सीधी सी बात है कि क्या है, क्वांटिटेटिव है तो पॉजिटिविस्ट है, तो एम्पेरिकल डेटा पे बेस्ड है। एम्पेरिकल डेटा पे बेस्ड है तो फैक्ट्स फिगर्स और वैल्यूज पे बेस्ड है, तो मतलब ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव नहीं हो गया। मतलब ऑब्जेक्टिव मतलब सबके लिए एक ही वैल्यू है, तो क्लियर ऑब्जेक्टिविटी आ गई हमारे पास। वरना ये नहीं कि यार उसके लिए तो इसकी वैल्यू ये है, उसके लिए वैल्यू है। तो किसी भी रिसर्च को या उसको साइंटिफिक होने के लिए ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। अलाउज ईजी मेजरमेंट, डज नॉट रिक्वायर डीप सब्जेक्टिव एक्सपर्टीज। मतलब इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको बहुत बड़ा सोशोलॉजिस्ट होने की या बड़े गहन दिमाग रखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अपन अपन ने सिंपल सा एक वो किया था ना कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट का निकालना है, तो 1000 लोगों से पूछा कॉलेज ग्रेजुएट से कि आप अनएम्प्लॉयमेंट है कि नहीं। अब इसमें कोई बहुत ज़्यादा डेप्थ थोड़ी चाहिए, बस हाँ भाई इसमें से 700 लोगों ने बोला कि हम अनएम्प्लॉयड हैं, तो हमारा पास हमारा कंक्लूजन निकल के आ गया। तो इजी मेजरमेंट है, और हमें रिजल्ट निकालने के लिए बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इजी मेथड है, एक तरह से कह सकते हैं। फैसिलिटेट्स इजी टेस्टिंग एंड वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, ठीक है। तो इजी टेस्टिंग ऑफ वैलिडिटी मतलब वही जैसे हमने कहा था ना कि कोई थ्योरी निकाली, कोई हमें हाइपोथेसिस दिया, भाई ऐसा इसलिए हो रहा है कि जैसे वो था ना 25 से 30 हज़ार कमाने वालों में बड़े मेट्रो सिटीज़ में उनका स्ट्रेस लेवल हाई रहता है। तो ये हमारी एक हाइपोथेसिस था। तो हमने जो डेटा हमारे पास आया, 80% लोगों ने बोला जो कि 25 से 30 हज़ार कमाते हैं मेट्रो सिटीज़ में, कि हमारा स्ट्रेस लेवल हाई है। तो हमारी जो भाई हाइपोथेसिस था वो इजीली मतलब उसको हमने टेस्ट कर लिया ना, और वो वैलिडिटी मिल गई उसको।
कि भाई डेटा डेटा तो यही सही कह रहा है जो आपने बात की थी, क्योंकि अगर 80% लोग बोल रहे हैं कि स्ट्रेस लेवल हाई है तो फिर मतलब इसका इफेक्ट पड़ता ही है। यहाँ पे 100% नहीं होता कि आप बोलोगे यार देखो फिर 20% का क्या हुआ, मोटा मोटी बात ली जाती है, मतलब 80% मेजोरिटी कह रही है तो हाँ फिर ठीक है। रिड्यूसेस यूजर एंड रिसर्च बायस। अब देखिए बायस तो बिल्कुल आएगा ही नहीं, अब इसमें बायस कहाँ आया? अगर 80% ने बोला है कि उनका स्ट्रेस लेवल हाई है तो यही लिखा जाएगा थ्योरी में। अब इसमें कोई भी रिसर्चर हो, कोई साउथ इंडिया का हो, कोई नॉर्थ इंडिया का हो, कोई किसी शहर से बिलोंग करता हो, किसी रिलीजन से बिलोंग करता हो, किसी कास्ट से बिलोंग करता हो, उसका पर्सनल बायस नहीं आ सकता इसमें, क्योंकि सारी बात क्या हो रही है, फैक्ट्स और फिगर्स के बेसिस पे हो रही है, पर्सनल एक्सपीरियंस या पर्सनल उसके ऊपर नहीं है। तो इसलिए किसी तरह का कोई बायस नहीं आता। एंश्योर्स हायर रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग्स। रिप्रोड्यूसिबिलिटी मतलब कि जैसे हमने ये अपना निकाल लिया था, 80% लोगों का स्ट्रेस लेवल हाई रहता है जो कि बड़े शहरों में 25 से 30 हज़ार कमाते हैं। मान लीजिए हमने सिर्फ में 4 शहर इंक्लूड किए थे, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और अपना चेन्नई, ठीक है। मान लीजिए इसी को हम फिर बैंगलोर में स्टडी करें तो भी यही होगा कि 80% ही सही निकलेगा, क्योंकि मोटा मोटी तौर पे ऐसा ही होगा। सारे शहरों में हो रहा है, मतलब बड़े शहरों में हो रहा है तो बैंगलोर में भी वही होना चाहिए। तो इजीली रिप्रोड्यूसेबल है। जैसे नेचुरल साइंस में होता है ना, कोई थ्योरी निकाल दी तो हर जगह अप्लाई हो रही है, तो वो भी यहाँ पे यही होता है कि अगर कोई एम्पेरिकल और पॉजिटिविस्ट बेस्ड है तो इजीली रिप्रोड्यूस की जा सकती है, कहीं भी आप करेंगे या इसी स्टडी को बाद में करेंगे तो भी वही डेटा आएगा। बाद में हो सकता है कुछ हालात बदल जाएं, बहुत ही आप 20 साल बाद कर रहे हैं तो मतलब हो सकता है स्ट्रेस लेवल कम हो जाए, लेकिन अगर उतने ही टाइम फ्रेम में कर रहे हैं, मतलब 5 साल में, तो ऐसा क्या बदलाव आएगा? तो वही डेटा आपके पास रिप्रोड्यूस हो जाएगा दोबारा। तो ये इसके फायदे हो गए। अब डिसएडवांटेज, नुकसान क्या है? बहुत ही बिकम्स कॉम्प्लेक्स व्हेन नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स ऑफ पॉपुलेशन है इंक्रीजेस। सिंपल सी बात है भाई, पॉपुलेशन साइज इंडिया की जैसे मान लीजिए 140 करोड़ है, तो कैसे करेंगे? अब ये जैसे हमने यही करी थी ये वाली स्टडी अपने के हिसाब, ये जो है ना इनके 25 से 30 हज़ार कमाने वाले स्ट्रेस लेवल हाई है। अब हमने कहाँ किया था? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में। अब यहाँ की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है? दिल्ली की पता नहीं कितनी होगी, शायद 5-10 करोड़ तो होगी, होगी क्या इतनी? मतलब जो भी है करोड़ों में है। तो मान लीजिए 1000 लोगों का सैंपल निकाल के आप 1 करोड़ पे कैसे, 1 करोड़ पे या 10 करोड़ पे कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं? तो इसलिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इम्प्रैक्टिकल हो जाता है कि जब पॉपुलेशन साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। नॉट सुटेबल फॉर स्टडिंग नॉन ऑब्जर्वेबल और इमोशनल एट्रीब्यूट्स, ठीक है। नॉन ऑब्जर्वेबल या इमोशनल जो चीज़ें हैं वो स्टडी नहीं की जा सकती। अब जैसे ये एग्जांपल ले लो, इसी एग्जांपल सब निकल जाएगा। ये 25 से 30 हज़ार कमाने वाले, अब इससे सिंपल सी बात पूछी जाती है इसमें, यस और नो, आपको स्ट्रेस लेवल आपका हाई है कि नो, मतलब नहीं है। अब भाई ठीक है, किसी का हो सकता है स्ट्रेस लेवल हाई हो, लेकिन वो ये कहे कि यार मैं फिर भी, मुझे मतलब स्ट्रेस लेवल तो मेरा हाई है लेकिन फिर भी मैं आई एम सेटिस्फाइड, बिकॉज अगर मैं गाँव में रहता तो मैं 5 से 10 हज़ार कमा रहा होता। अभी मैं 25 हज़ार कमा के 10 हज़ार में मेरा काम चल जा, मतलब यहाँ का खर्चा निकल जाता है, 15 हज़ार में घर भेज देता हूँ, तो आई एम स्टिल सेटिस्फाइड। तो ये जो उसका इमोशनल सेटिस्फैक्शन है, ये तो हमने स्टडी किया ही नहीं। हमने तो बोल दिया साहब ये भी स्ट्रेस में है तो इसलिए ये नौकरियां खराब हैं। अब यार वो आदमी तो खुश है, आप क्यों उसको परेशान कर रहे हो? मे इग्नोर कंटेक्स्ट एंड डीपर मीनिंग्स बिहाइंड ह्यूमन बिहेवियर। तो वही जो हमने बात करी, इमोशंस वाली बात आ जाती है कि डीपर मीनिंग्स, कि क्या आदमी वो खुश है कि नहीं है, कोई कोई ये काम कर रहा है तो क्यों कर रहा है? भाई 25 हज़ार की नौकरी इतने बड़े शहर में क्यों कर रहा है? कोई जो मतलब जोमेटो चला रहा है इतने बड़े शहर में गाँव से आके, तो उसका डीपर मीनिंग क्या है? हो वही ना मेनली, कि भाई कोई घर पे गाँव में पैसा भेजना है, कि बहन की शादी करानी है, बहुत तरह की सामाजिक समस्याएं होती हैं लोगों की। तो वो सब तो हमने देखा नहीं, हमने तो बोल दिया स्ट्रेस लेवल हाई है साहब इसका। भाई स्ट्रेस लेवल हाई है लेकिन बेचारे के पास पैसा नहीं है, गरीब है, तो क्या करेगा? स्ट्रेस हाई है फिर भी काम तो करना ही पड़ेगा ना उसको। तो हमारा इसमें क्वांटिटेटिव मेथड में सिर्फ फोकस रहता है यस और नो पे, हाँ या ना बताओ कि आप किया कि नहीं। हम उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते, उसके रीज़न क्या है उस ह्यूमन के ऐसा करने के। रिस्पॉन्सेज में भी लिमिटेड ड्यू टू क्लोज एंडेड क्वेश्चन फॉर्मेट्स, ठीक है। तो वही जो हमने बात, सेम बात है कि वो यस और नो, क्लोज एंडेड मतलब क्लोज एंडेड होता है कि भाई दो ऑप्शन दे दिए, ये बता, हाँ बता या ना बोल, कोई ऐसा नहीं कि वो और कुछ बता पाए। तो उससे क्या होता है कि जो रिस्पॉन्स देने वाला है वो लिमिटेड ही तो होगा, यस बोलेगा या नो बोलेगा, वो अंदर की बात नहीं बता पाएगा। तो ले देखे ये सारे सवाल, ये सारे पॉइंट्स एक ही हैं, लेकिन क्या है इनका शब्द अलग अलग हैं। तो ये कई बार करना पड़ता है जब ज़्यादा पॉइंट हो ना नंबर लाने के लिए, और थोड़ा क्या है पीपीटी भरने के लिए भी, लेकिन मोटा मोटी बात वही है, आप समझ लीजिए। क्वालिटेटिव मेथड्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गए हैं हम क्वांटिटेटिव से क्वालिटी पे। क्वालिटी,
पर्पज ऑफ क्वालिटेटिव मेथड्स। अब देखिए क्वांटिटेटिव मेथड और अपना क्वालिटेटिव, ये होते हैं पॉजिटिविस्ट, ये होते हैं नॉन पॉजिटिविस्ट, ये होते हैं ऑब्जेक्टिव, ये होते हैं सब्जेक्टिव, ये होते हैं फैक्ट्स और फिगर्स पे बेस पे एम्पेरिकल, ये होते हैं ये अपने इन डेप्थ, इन पे वो होता है मतलब सब्जेक्टिव आंसर्स मिलते हैं, फैक्ट्स और फिगर्स नहीं होती, पर्सनल एक्सपीरियंसेस मिलते हैं इनमें, ठीक है। तो ये इनमें थोड़ा सा फर्क है दोनों में। पर्पज ऑफ क्वालिटेटिव मेथड्स इन्वॉल्व एग्जामिनेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन of observations to uncover underlying meanings, motives and patterns in human behavior। क्या मतलब है इस बात का? इसमें कोई फैक्ट्स, फिगर्स और वैल्यूज हम इकट्ठी नहीं कर रहे हैं कि कोई सर्वे कर रहे हैं कि साहब आप यस और नो बता दीजिए, आप ये बता दीजिए। यहाँ पे हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस। देख रहे हैं यार ये आदमी ऐसा क्यों कर रहा है, उससे जाके पूछ रहे हैं भाई बात तो बता क्या है, उसका रीजन टू अनकवर अंडरलाइंग मीनिंग्स, मतलब अंदर की सतही, अंदर की जो बात है, सतही बात नहीं देख रहे, उसके दिमाग में अंदर पूछ रहे हैं भाई अंदर की बात बताओ, क्यों आप इतने परेशान हो, या आप इस शहर में, इतने बड़े महंगे शहर में सिर्फ 25,000 की नौकरी क्यों कर रहे हो। तो वो बताएगा आपको फिर कि भाई ये प्रॉब्लम है, उसका मोटिव क्या है, पैटर्न क्या है। तो ये सब स्टडी करते हैं। यहाँ पे वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं होते यस और नो, यहाँ पे अंदर की बात की जाती है बैठ के आराम से तसल्ली से। ये क्या होते हैं? क्वालिटेटिव मेथड्स। Reaction to positivism. These methods emerge as response to the limitations of positivist and overly scientific approaches, which were seen as inadequate for studying complex social realities। तो वही हमने जो बात की ना, पॉजिटिविस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं साहब कि हम तो नेचुरल साइंस बना देंगे इसको, सोशोलॉजी को, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की तरह। तो वही जैसे हमने बात करी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो क्या करती है, मैटर को स्टडी करती हैं, आपके एटम्स हो गए, ये हो गया, वो हो गया, वो सब क्या है, पैसिव है, वो कोई सोच थोड़ी है, उनका दिमाग थोड़ी है। लेकिन जब हम ह्यूमन सोसाइटी को स्टडी करते हैं तो ह्यूमंस के अंदर दिमाग है, वो अपना सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इतनी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है और इवॉल्विंग सोसाइटी है, तो उसको हम पॉजिटिविस्ट मेथड और साइंटिफिक अप्रोच से स्टडी कर नहीं सकते। तो इसके लिए फिर हमें पॉजिटिविज्म से कहाँ आना पड़ता है, नॉन पॉजिटिविज्म पे। क्वांटिटेटिव मेथड से कहाँ आना पड़ता है, क्वांट से कहाँ आना पड़ता है, क्वालिटी की तरफ, ठीक है। तो पॉजिटिविज्म में लिमिटेशंस थी, वो उतने मतलब सही वो नहीं दे पा रहा था इन डेप्थ रिजल्ट, तो इसलिए फिर हमको ये मतलब सोशोलॉजिस्ट को ये नॉन पॉजिटिविस्ट मेथड या क्वालिटेटिव मेथड्स लाने पड़े। इसमें क्या होता है, फोकस ऑन सब्जेक्टिविटी होता है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं होता। ऑब्जेक्टिविटी किसका फीचर है, क्वांटिटेटिव का, जो हमने पहले पढ़ा था। यहाँ पे सब्जेक्टिव मतलब हर आदमी की अलग बात होती है, ऑब्जेक्टिव मतलब सबकी बात एक ही है, एक जनरल रूल निकाल दो, वो क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव। और सबकी अलग अलग बात है मतलब सब्जेक्टिव। दे एम्फेसाइज अंडरस्टैंडिंग सिंबल्स, इमोशंस एंड सब्जेक्टिव मीनिंग्स, एलिमेंट्स दैट कैन नॉट बी मेजर्ड थ्रू क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ठीक है। भाई इमोशन सबके अलग अलग हैं, सब्जेक्टिव हैं, तो वो कोई हमारे जो क्वांटिटेटिव तरीके हैं, यस और नो में फिर वो इमोशंस नहीं बताए जा सकते। भाई जैसे वो 25 से 30,000 की नौकरी वाला एग्जाम्पल था, उसमें हमने क्वांटिटेटिव में क्या किया था, सिंपल सा यस और नो पूछ लिया कि भाई बताइए आपका स्ट्रेस लेवल कम है कि ज़्यादा है। अब 1000 लोगों से आपने ये सर्वे किया तो 1000 लोगों के 1000 रीज़न होंगे। कोई मान लीजिए उसी शहर का है, वो कोई गाँव से नहीं आया, वहाँ पे 25,000 की नौकरी कर रहा है और अपने माँ बाप के साथ रहता है, तो उससे पूछो भाई आप ये नौकरी क्यों कर रहे हो, कह रहा है यार रहने खाना तो मेरा माँ बाप के साथ घर पे फ्री है ही, तो मेरे को अपना बढ़िया मतलब मज़े करने के लिए 25,000 और रुपये और मिल जाते हैं, तो मैं तो खुश हूँ ज़िंदगी से। तो उसे कोई स्ट्रेस हुआ, उसे कोई स्ट्रेस नहीं है। यहीं पे एक दूसरा आदमी गांव से आया है और वो 25,000 कमा रहा है, तो भाई 5,000 उसे अपने कमरे का रहने का भी देना पड़ेगा, 5,000 उसको खाने पीने में खर्च करना पड़ेगा, तो 15,000 बचेंगे, उसमें से वो 10-15,000 मतलब घर भेजेगा, तो उसका रीज़न अलग हो गया। कोई हो सकता है कि कोई एग्ज़ाम की तैयारी करने आया हो और वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो 25,000 से अपना कोचिंग की फ़ीस भी भरता है और शाम को पढ़ लेता है। मतलब 1000 लोगों के 1000 रीज़न हैं। तो यस और नो में ये बात सिमट नहीं सकती कि यस और नो बता दो भाई स्ट्रेस कम है कि ज़्यादा है। सबसे उनके सब्जेक्टिव मीनिंग पूछने पड़ेंगे कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्वालिटेटिव मेथड हो जाएगा, नॉन पॉजिटिविस्ट हो जाएगा, सब्जेक्टिव बात हो जाएगी यहाँ पे। थ्योरेटिकल फाउंडेशंस, इंटरप्रेटिविस्ट्स एंड नॉन पॉजिटिविस्ट प्रेफर क्वालिटेटिव मेथड्स, ठीक है। तो ये किनके होते हैं ये मेथड्स, क्वालिटेटिव, नॉन पॉजिटिविस्ट वालों के हमने पहले देख लिया, और इंटरप्रिटेशन वालों के। इंटरप्रिटेशन मतलब हर आदमी की उसका मीनिंग को समझना, इंटरप्रेट करना कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसके क्या इमोशंस हैं,
ठीक है। की कंट्रीब्यूटर्स इंक्लूड मैक्स वेबर, तो मैक्स वेबर की जो वर्स्टीन थ्योरी है, वर्स्टेहन जिसको बोलते हैं, जर्मन शब्द है, पता नहीं प्रोनाउंसिएशन क्या है, लेकिन देख लो वर्स्टेहन ही लिखा है। ये भी इंटरप्रेटिव वो है, इंटरप्रेटिव थ्योरी है। इसमें वही है कि हम आदमी का उसका एक्सपीरियंस और उसका मीनिंग देखते हैं कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहा है। उसके बाद आइडियल टाइप्स भी इनकी है मैक्स वेबर की। जॉर्ज मीड की ये है अपनी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। ये जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखे भी थे ये सारे। तो ये सब वही होते हैं कि इंडिविजुअल मीनिंग्स की बात की जाती है यहाँ पे। हर आदमी का इमोशन अलग है, उसका मीनिंग अलग है, तो वो ऐसा कोई कर रहा है तो क्यों कर रहा है। बेसिक अजम्पशन क्या है इसमें, द यूज ऑफ क्वालिटेटिव डेटा इज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट ह्यूमन पोजेसेस सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस। ये बात हम बार बार करते हैं। मतलब क्या है कि जो हम सोशोलॉजी में पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं हम, समाज किन से मिलके बनता है, इंसानों से, ह्यूमंस। और ह्यूमंस के पास क्या होता है, ब्रेन। अब ब्रेन का फीचर ये है कि सबका अलग अलग होता है। मतलब हार्डवेयर तो सबका सेम ही होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर सबका अलग होता है। कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है। किसी को 70s के गाने अच्छे लगते हैं, किसी को पंजाबी गाने अच्छे लगते हैं। अब बताइए, ये हो गया ना, इसे बोलते हैं सब्जेक्टिव। गाना तो गाना है, 70s का किशोर कुमार का गाना हो या किसी पंजाबी सिंगर का गाना हो, लेटेस्ट गाना है ना, दोनों म्यूजिक है। तो जिससे पहले जो हम क्या पढ़ते थे, क्वांटिटेटिव, उसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं यस और नो। तो जैसे उसमें हम पूछते हैं भाई आपको गाने पसंद है, तो वो बोलने वाला बोल देता यस, वहीं पे बात खत्म हो जाती। अब हमें ये नहीं पता पड़ता कि भाई ये तो 70s के किशोर कुमार के गाने सुनता है। अब इससे क्या यार, ये तो थोड़ा क्या है ना कि मतलब पुरानी चीज़ों को पसंद करता है, थोड़ा वैसा आदमी है, पुराने रेट्रो चीज़ें पसंद आती हैं। कोई कहे यार मैं तो पंजाबी बिल्कुल ये चलता है ना आजकल, क्या है, दिलजीत वगैरह ये सब सुनता हूँ। तो ये कि मतलब यार तो आज के ज़माने का आदमी, मतलब हो सकता है आदमी पुराना हो, ऐसा थोड़ी है, मतलब हो सकता है 50 साल का हो, लेकिन उसको ये पसंद आता है। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन हो गया, सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस। क्वांटिटेटिव में तो यस और नो, भाई गाना पसंद है कि नहीं, गाने सुनना पसंद है कि नहीं, यस, तो हमने अपने डेटा में और एक नंबर और ऐड हो गया, भाई गाने सुनने वाला एक आदमी और है। तो यहाँ पे हमारी सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस, हर आदमी का अपना, वो बताओ क्या है आपका, विच रिक्वायर्स इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग। अभी इंटरप्रिटेशन निकाली ना हमने, भाई 70 से गाने पसंद है तो मतलब इसको थोड़ा रेट्रो पुरानी चीज़ें पसंद आती होंगी, पुरानी फिल्में भी हो सकता है पसंद आती हों। ऐसा नहीं कि ये कोई हो सकता है कोई 20 साल का लड़का हो, मतलब सबका म्यूजिक पे टेस्ट अलग अलग होता है, क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग की जाती है, ना कि उसको मेजर किया जाता है। मेजर जैसे हमने वहाँ पे किया था क्वांटिटेटिव में, कि भाई मान लो 1000 लोगों का सर्वे करो और उनसे पूछो आपको गाने सुनना पसंद है कि नहीं, यस और नो। उसमें से आपको मान लो 600 लोगों ने बोला भाई हमें तो गाने सुनना पसंद है। अभी इस डेटा से तो बस इतना इतना पता पड़ेगा कि भाई गाने सुनना 60% लोगों को इस देश में गाने सुनना पसंद है। अब उनकी गानों की प्रेफरेंस क्या है, कोई उससे, अब रीज़न भी अलग अलग हो सकते हैं। अब भाई कोई मतलब मान लीजिए कोई ओला कैब ड्राइवर है, वो उससे पूछो भाई आप गाने क्यों सुनते हो, वो कहते हैं मेरा काम ही गाड़ी चलाना है सारे दिन। या कोई ट्रक ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवरों का फेमस होता है ये 90s के गाने। ऐसा कोई जनरल रूल नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है। मतलब ये जितने भी अपने होते हैं ना, कुमार सानू के और ये कौन से थे दूसरे, उदित नारायण, इनके जो ट्रैक्स होते हैं इनको बड़े पसंद आते हैं, ट्रक वालों को और बस वालों को भी। तो क्यों भाई, उनका क्या है भाई, हमारा जॉब ही ऐसा है, पूरे दिन ट्रक चलाना है, ये चलते रहते हैं बैकग्राउंड में। तो गाने सुनने का सबका रीज़न अलग है। किसी का बेचारे भाई का भी अभी दिल टूटा है, बड़ा परेशान है, तो वो फिर क्या, कौन से गाने सुनते हैं दिल तोड़ने पे, ये अपना अरिजीत सिंह सुनते हैं शायद, है ना, अरिजीत सिंह के गाने सुन रहा है। किसी भाई को वो करना है अपना, क्या वो उसमें फ़ौज में सिलेक्शन लेना है, तो या बॉडी बनानी है, जिम में जा रहा है, तो वो फिर वो सुनेगा वो वैसे थोड़े बीट वाले गाने। ठीक है, तो वही ना, सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग आई। गाना सुनना यस और नो क्या हो गया, क्वांटिटेटिव, भाई गाना सुनना पसंद है कि नहीं, यस, आगे बढ़ो। क्वालिटेटिव में अंदर की बात होगी, कौन से गाने सुनता है, क्यों सुनता है, दिन में कितनी देर सुनता है, मतलब अलग अलग उसके पूरे, मतलब इन डेप्थ बात की जाएगी। अप्रोच यूज्ड, दीज मेथड्स ऑफन फॉलो अ डिडक्टिव अप्रोच। वो जो हमने पहले बात की थी ना, इंडक्टिव क्या था, इंडक्टिव था सबसे पहले डेटा कलेक्ट करो, डेटा कलेक्ट करने के बाद एक हाइपोथेसिस बनाओ, और उसके बाद उस हाइपोथेसिस को अपने डेटा पे वेरीफाई करो, और फिर अगर सब सही निकल जाए तो आपकी थ्योरी बन गई। ये क्या हो गई, इंडक्टिव अप्रोच। अब यहाँ पे जो डिडक्टिव अप्रोच है उल्टी चलती है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, थ्योरी होती है, कि भाई ऐसी थ्योरी तो ऐसा कहती है, तो उसके हिसाब से हम एक वो बनाते हैं पैटर्न कि अच्छा ऐसा है तो फिर ऐसा होता होगा।
जैसे मान लीजिए फंक्शनलिज्म की थ्योरी है समाज सोशलिज्म में। फंक्शनलिज्म क्या है कि जो हमारी सोसाइटी है वो एक ऑर्गेनिज्म की तरह काम करती है। ऑर्गेनिज्म मतलब कि जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है तो इसमें इतने सारे ये ऑर्गन्स है, लीवर है, हार्ट है, तो सब मिलकर आपस में सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, तभी तो इंसान का जो शरीर है चल पाता है, इंसान जिंदा रह पाता है। तो समाज भी उसी तरह है कि उसमें जैसे एजुकेशन हो गई, रिलीजन हो गया, लॉ हो गया, ये सब जो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग ऑर्गन्स हैं, ये सब मिलकर चलते हैं। तो उससे क्या समाज चल पाता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक थ्योरी बना सकते हैं कि भाई रोल ऑफ रिलीजन इन सोसाइटी। तो भाई रिलीजन भी एक ऑर्गन हो गया, तो ज़रूरी है समाज के लिए। तो भाई क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्यों ज़रूरी है रिलीजन। तो हमने कहा भाई उससे सॉलिडेरिटी बढ़ती है और आपस में लोगों को मिलने की एक जगह मिलती है, रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं तो उससे भी भाईचारा बढ़ता है। अब ये हमारी एक हाइपोथेसिस हो गया। अब फिर हम जाके एक्चुअल में डेटा कलेक्ट करेंगे या लोगों से बात करेंगे कि भाई आप जब मतलब मंदिर मंदिर जाते हैं या मुसलमान भाई हैं तो मस्जिद जाते हैं, तो आपके बीच में क्या भाईचारा बढ़ता है उससे? या जैसे आप अपने फेस्टिवल्स बनाते हैं तो होली है, दिवाली, तो आपके क्या भाईचारा बढ़ता है उससे? तो ये हमने क्या किया, उल्टी अप्रोच ली। इसको बोलते हैं डिडक्टिव अप्रोच। पहले थ्योरी, फिर हाइपोथेसिस, और फिर क्या है, पहले वो कौन सा डायलॉग था वो, पहले लात फिर बात फिर मुलाकात, वही हो गया। पहले थ्योरी, फिर हाइपोथेसिस, फिर एक्चुअल में जाके आप उसमें समाज में ऑब्जर्व करो उसको। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिडक्टिव अप्रोच हो गई। तो क्या क्या हमारे पास अलग अलग क्वालिटेटिव मेथड्स हैं देख लेते हैं। सबसे पहले इन डेप्थ इंटरव्यूज। उसमें क्या देखा था, क्वांटिटेटिव में था स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मतलब जिसमें पहले से क्वेश्चंस तैयार होते हैं और उनका सीरियल नंबर भी तैयार होता है, भाई पहले ये वाला क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन, फिर इस तरह ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे जितने भी ज़्यादातर ये पॉलिटिकल इंटरव्यूज होते हैं नेताओं के, सब स्क्रिप्टेड भी बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड बोल, जो भी बोलना है आपको। इन डेप्थ इंटरव्यू समझ लीजिए लगभग लगभग पॉडकास्ट की तरह। हालांकि पॉडकास्ट भी स्क्रिप्टेड होते हैं, लेकिन चलिए पॉडकास्ट का एग्जांपल तो लेंगे। पॉडकास्ट से मतलब यही था कि थोड़ा लंबा चलते हैं इन डेप्थ इंटरव्यू, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, लेकिन कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, बस दो लोग बैठ जाते हैं और बात करना शुरू करते हैं। 1-to-1 कन्वर्सेशन टाइप होती है, भाई चाय मंगवा लो और देखी जाएगी कितनी देर बात चलती है। दैट एक्सप्लोर अ पार्टिसिपेंट्स थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस इन डिटेल। वही जैसे अपन ने डॉरी की बात की थी, तो भैया आप जानना चाहते हैं कोई, भाई लोग दो अभी भी इतना पता सरकार ने बता दिया गलत है, फिर भी देते क्यों हैं? तो आप किसी ने अपनी बेटी की शादी कर दी, महीने भर बाद उस ऐसे मत जाओ कि शादी के जस्ट बाद ही चलेगा, भगा देगा आपको। सब थोड़ा मामला ठंडा हो जाए, फिर जाके भाई बैठो, फिर बोलो चाय वाय, पहले बधाई दो कि भाई अच्छी बात है शादी हो गई, फिर चाय वाय पियो, फिर धीरे धीरे मतलब बात करो, भाई क्यों आपने इतना दिया, क्या है। तो अच्छा खासा 1-2 घंटे की आप बात करेंगे तो आपको अंदर के रीजंस, भाई ऐसा क्यों किया, ये पता पड़ेंगे। तो क्या बोलेंगे इसे हम, इन डेप्थ इंटरव्यू। उसके बाद पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नाम से ही जाहिर है, पार्टिसिपेंट बन के ऑब्जर्व करो। तो वही बात है, जैसे मान लीजिए जेल लाइफ कैसी है लोगों की, तो आप तिहाड़ जेल में चले जाओ, जेलर से परमिशन मांगो कि भाई मुझे 5-6 दिन यहाँ रुकना है और मैं यहाँ रुक के इन लोगों की जीवन कैसे चलता है, कैसी कंडीशंस हैं, इसको स्टडी करना चाहता हूँ। तो रिसर्चर इमर्सेस देमसेल्व्स इन सोशल सेटिंग टू ऑब्जर्व बिहेवियर्स एंड इंटरेक्शंस डायरेक्टली। किसी भी चीज़ का आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, महीने भर बाद इलेक्शन है, तो आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पकड़ लीजिए, उनके किसी भी कार्यकर्ता को, भाई मैं आपके साथ सुबह से शाम तक चलूँगा रोज़ 5 दिन तक, 5 डेज़ तक, कि आप लोग क्या करते हैं, क्या क्या आपका प्रचार का तरीका होता है, क्या क्या समस्याएं आपको आती हैं। तो उनके साथ 5 दिन रह के आपको उनका पूरा पता पड़ जाएगा। तो उसे क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। फोकस ग्रुप डिस्कशंस, गाइडेड ग्रुप कन्वर्सेशन दैट एक्सप्लोर कलेक्टिव व्यूज, बिलीव्स एंड सोशल डायनामिक्स ऑन अ टॉपिक। ठीक है, तो वो कन्वर्सेशन ही हैं बेसिकली। इंटरव्यू में तो क्या था, 1-to-1 होते हैं, इसमें वो एक ग्रुप डिस्कशन टाइप हो गया, जीडी। आप ना बैठ जाओ, फिर सब अपने अपने व्यूज, बिलीव्स और सोशल डायनामिक्स बता रहे हैं, मतलब एक इनफॉर्मल टाइप मतलब बात हो रही है, जिसमें क्या इनफॉर्मल में फ़ायदा क्या होता है ना, कि लोग खुल के बात कर पाते हैं। फॉर्मल जब कैमरा वैमरा ऑन हो जाता है तो हर आदमी थोड़ा असहज हो जाता है कि भाई कैमरे के सामने क्या बोलना है कि नहीं बोलना। तो इनफॉर्मल सेटिंग में लोग थोड़ा आराम से बोल पाते हैं, तो अंदर की बात, भाई सोशियोलॉजी में तो यही है ना कि, और सोशियोलॉजी से मतलब ये तो है ही, और ये क्वालिटेटिव स्टडी कर रहे हैं ना हम। तो क्वालिटेटिव में तो है ही ये कि हमें अंदर की बात बताओ, वो है ना, अंदर की बात है ये अंदर की बात है। तो हमें क्वालिटेटिव में अंदर की बात बताओ, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नॉन पॉजिटिविस्ट स्टडी कर रहे हैं, इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं।
आपके जिसको स्टडी कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं, उसके इमोशंस, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसके बाद केस स्टडी मेथड ए डिटेल्ड एंड होलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ सिंगल केस, इंडिविजुअल, ग्रुप, इवेंट और इंस्टीट्यूशन टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस। जैसे मान लीजिए वही ड्रग एडिक्ट्स की बात हमने स्टडी करनी थी, तो किसी एक पर्टिकुलर ड्रग एडिक्ट को पकड़ो आप कि भाई इसकी पूरी जीवन की कहानी देखो, भाई ये क्या था, ये ड्रग एडिक्ट कैसे बना, पहले इसके पास जॉब थी, फिर ड्रग्स की वजह से वो जॉब भी चली गई, अब ये सड़कों पे घूमता है, लोगों से पैसे उधार मांगता है और ड्रग्स खाता है, पीता है, जो भी होती है, ड्रग्स कैसे लेते हैं पता नहीं। तो ये क्या हो गया, एक सिंगल इंडिविजुअल पे आपने फोकस किया। ग्रुप्स पे कर सकते हो, मान लीजिए जो महिलाएं, या जैसे तो महिलाओं को तो पुराना एग्जाम्पल हो गया, जो मैन का लेते हैं नया एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए वो मैन जिनको जिनको मतलब बड़ा ही आजकल ये चल रहा है ना कि ये सुसाइड कर लेते हैं बीवियों से परेशान होके, तो उनकी केस स्टडी कर सकते हैं, भाई ऐसा क्यों, ये समाज में बदलाव कैसे आया, क्योंकि 90s तक तो क्या था, सिर्फ महिलाओं पे ही डोमेस्टिक वायलेंस होती थी, दहेज के लिए, दस्त मतलब और भी जो भी प्रॉब्लम थी, आजकल ये मतलब मेंस पे भी बढ़ रहा है, तो ऐसा क्यों है। तो इसकी भी आप एक ग्रुप की कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर इवेंट की कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, केस स्टडी मेथड हो गया। उसके बाद कंटेंट एनालिसिस, एनालाइजिंग टेक्स्ट, मीडिया, स्पीचेस और डॉक्यूमेंट्स टू आइडेंटिफाई थीम, सिंबल्स एंड पैटर्न्स ऑफ मीनिंग। किसी भी तरह का कोई मीडिया में कोई मूवीज़ आ रही हैं, लिटरेचर क्या है, किसी नेता ने कोई भाषण दिया, मतलब कुछ भी है, अखबारों में क्या छप रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो कंटेंट एनालिसिस में आ गया। नैरेटिव एनालिसिस, स्टडिंग पर्सनल स्टोरीज और लाइफ हिस्ट्रीज टू अंडरस्टैंड हाउ इंडिविजुअल्स कंस्ट्रक्ट एंड कम्युनिकेट देयर एक्सपीरियंसेस। तो वही बात है कि किसी से बैठ के उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछना कि भाई, जैसे मान लीजिए आप फार्मर्स पे कोई स्टडी कर रहे हैं, फार्मर्स ऑफ इंडिया, और उनकी क्या समस्या है जीवन की, तो वही आप चले जाइए किसी गांव में और किसी किसान को पकड़िए, उसके बैठ के पूरी बात करिए, भाई वो बताएगा कि वो मेरे को ज़मीन तो अपने मतलब पिताजी से मिली थी, इनहेरिट करी थी मैंने, फिर हम 4 भाई थे तो सबको 4 टुकड़े हो गए, तो मेरे पास इतना सा टुकड़ा रह गया, अब इस टुकड़े में मैं सर्दियों में तो ये वाली फसल उगाता हूँ, गर्मियों में ये वाली उगाता हूँ, इतना मतलब उसकी पूरी आप कहानी, उसकी ज़िंदगी में क्या क्या मतलब एक 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 फार्मर को पकड़ के उसकी किसान को पकड़ के उसकी अच्छी तरह बात करेंगे तो आपको पूरी उसकी समस्याएं समझ में आएंगी कि आमतौर पे जैसे कई बार दाम सही नहीं मिलते, तो पूरी पूरी कई बार बारिश जल्दी आ जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है, कई बार क्या होता है कि ज़्यादातर मेडिकल कोई समस्या आ जाती है गाँव में, तो लोग क्या मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह तो लेते नहीं है, तो पूरा पैसा कई बार उधार लेना पड़ जाता है, बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो एक नैरेटिव एनालिसिस हो गया ये। उसके बाद एथनोग्राफी, एथनोग्राफी क्या है, वही पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ही होता है, लेकिन ये थोड़ा क्या होता है, कम्युनिटी बेस्ड होता है, जैसे किसी ट्राइबल कम्युनिटी में चले गए, प्लस वहाँ पे तो क्या होता है, सिंपल सा आपने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में लोगों के बीच में रहे और स्टडी किया और अपना कोई थ्योरी बना दी। यहाँ पे फिर उसकी रहने के बाद उसकी डीप में रिसर्च और की जाती है, ए डीप लॉन्ग टर्म स्टडी ऑफ अ कल्चर और कम्युनिटी बेस्ड ऑन क्लोज ऑब्जर्वेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ अ यूज इन एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़। तो एंथ्रोपोलॉजी में ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कोई ट्राइबल कम्युनिटी है आपकी अंडमान निकोबार में, जैसे इंडिया में आप चले जाइए, या फिर ये अपने मध्य प्रदेश में, या कई जगह कई स्टेट्स में आज भी ट्राइबल पीपल रहते हैं, ट्राइबल्स, है ना, तो उनके बीच में आप महीना भर गुजारिए, लोग तो 6-6 महीने, जो ये होते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट 6-6 महीने साल भर भी रुकते हैं, उनके क्या क्या फेस्टिवल्स होते हैं, बच्चा पैदा होता है तो वो क्या करते हैं, किसी की डेथ हो जाती है तो वो किस तरह से उसको वो करते हैं, उनके फेस्टिवल्स में किस तरह खाना बनता है, उनके लिए सेक्रेड क्या है, उनके लिए प्रोफेन क्या है, इस तरह की सारी आप स्टडीज़ वहाँ पे करिए। फिर उसके बाद जो भी आप डेटा सब निकाल के लाए, उस पे फिर अपने आके रिसर्च अपने लैब में उस पे अच्छी तरह एक थॉरो रिसर्च करिए, फिर अपनी थ्योरी बनाइए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एथनोग्राफी। ठीक है, तो फ़ायदे नुकसान देख लेते हैं क्वालिटेटिव मेथड के। मेन एडवांटेजेस, मोर कॉस्ट इफेक्टिव एंड बजट फ्रेंडली। ठीक है, तो अब इसमें क्या है ना, जैसे क्वालिटेटिव में तो क्या था, क्वांटिटेटिव में जो इससे पहले पढ़ा था कि हमें बहुत बड़ा सैंपल साइज लेना पड़ता है, भाई 1000 लोगों से सर्वे करना है तो 1000 फॉर्म छपवाने पड़ेंगे जिसमें यस और क्वेश्चन लिखे होंगे, फिर आपको लोग हायर करने पड़ेंगे जो इन 1000 लोगों को जाके ये फॉर्म दें, उनसे पूछ के आएँ, तो खर्चा वो बढ़ेगा ना, पैसा लगेगा हर काम में। इसमें इतना पैसा नहीं लगता, क्योंकि आपको भाई जैसे कितना भाई पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन करना है, एक आदमी बहुत है, कर लेगा जाके, भाई कहीं जैसे वो तिहाड़ जेल की स्टडी थी, भाई एक आदमी को भेज दो, भाई रह ले 5 दिन और बता देना जो भी हुआ। तो क्या हो गया, जैसे इंटरव्यू लेना है तो एक आदमी बहुत है इंटरव्यू लेने के लिए, तो कॉस्ट इफेक्टिव है, बजट फ्रेंडली है। प्रोवाइड्स डीपर एंड मोर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल रियलिटी। अब इससे पहले जो हमने बात की थी ना क्वांटिटेटिव वाले की, तो वो क्या सतही वो देता है, यस और नो में ही सारी बात खत्म हो जाती है, अंदर की बात नहीं पता पड़ती।
तो ये क्या देता है, प्रोवाइड्स डीपर एंड मोर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। जैसे हमने वो गानों की बात सुनी थी, भाई आपको गाने पसंद है कि नहीं, म्यूजिक सुनना, तो यस और नो में ही बात खत्म हो गई ना। अब भाई कब 70s के सुनते हो कि 90s के सुनते हो कि आज के पंजाबी सुनते हो, क्या आपकी प्रेफरेंस क्या है, क्यों सुनते हो। कोई स्टूडेंट है कि वो कहता है साहब मेरे तो गाने सुने बिना पढ़ाई नहीं होती, ये भी कई अजीब लोग होते हैं कि मतलब पढ़ाई करते टाइम तो आपको कंसंट्रेशन होना चाहिए ना, लेकिन हो सकता है वो नॉइज़ कैंसलेशन के लिए सुनते हो कि कंसंट्रेशन बढ़ जाता हो, मैं भी मतलब तो अब ये देखिए ना, ये भी एक सोशियोलॉजिकल रिसर्च होगी, सब्जेक्टिव हो गई कि कोई किसी का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है, ये भी है कि यार पढ़ने में मदद करते हैं गाने सुनना। तो इससे क्या होता है, डीपर एंड मोर कंफर्टेबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल रियलिटी, अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी इन डेटा कलेक्शन एंड क्वेश्चनिंग। तो फ्लेक्सिबल हो जाता है। यस और नो में फ्लेक्सिबल थोड़ी है भाई, दो ही स्ट्रक्चर है, यस बोलो या नो बोलो। यहाँ पे तो जब आप भाई किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो बात कहीं भी जा सकती है, बात कहते हैं ना, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। तो भाई बात इस बात से शुरू हुई, फिर अंदर हमने और बातें करी, फिर और करिए करते गए, फिर ये भी बात बताई, फिर वही बताई, तो इस तरह चलता है। हैज़ एक्सपेंडेड द स्कोप एंड डेप्थ ऑफ सोशोलॉजिकल इंक्वायरी। ठीक है, तो काफ़ी अंदर तक डीप बना दिया इसने सोशोलॉजी को। यस और नो में तो क्या होता है ना, फिर कहाँ तक मतलब आप देखिए, जब आप लैब में या जो भी आप कितने क्वेश्चन लिख लेंगे, 10 क्वेश्चन लिखे तो एक लिमिटेड वही स्कोप आप सोच पाएंगे। लेकिन जब आप एक्चुअल में किसी से बैठ के इंटरव्यू ले रहे हैं या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो आपको भी नहीं पता, वो बातें आपको सामने वाला खुद ही बता देगा जो आप क्वेश्चन पेपर में, जो क्वेश्चन में लिख भी नहीं पाते। तो इसलिए क्वालिटेटिव मेथड ज़्यादा सूटेबल हैं सोशोलॉजी के लिए, नॉन पॉजिटिविस्ट जो मेथड्स हैं हमारे ये। उसके बाद कुछ फ़ायदे हैं तो ज़िंदगी में हमेशा नुकसान भी होते हैं। वो क्या हैं, रिक्वायर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज़। अब क्वांटिटेटिव में तो क्या था ना कि भाई कोई भी सर्वे किसी को भी दे दो, भाई वो पर्चा ही तो है, भाई कोई भी हायर कर लो, भाई एक काम कर, ये जैसे हमारी वो कॉलेज स्टूडेंट्स की स्टडी थी, किसी भी मतलब कॉलेज के सामने जाके खड़ा हो जा और ये पर्चा पकड़ा दे, वो पेन दे दे, भाई उनसे बोलो भाई टिक टिक कर दो यस और नो पे इन 10 क्वेश्चनों में। तो वो एक्सपर्टीज थोड़ी चाहिए। इवन कोई कम पढ़ा के अनपढ़ आदमी भी कर लेगा, क्योंकि उसको तो खुद तो कुछ करना नहीं है, उसको तो पर्चा देना और पेन देना है, वो उसको भर दो। तो कोई एक्सपर्ट आदमी नहीं चाहिए। लेकिन अब किसी को पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करना है और किसी का इंटरव्यू लेना है, तो देखो इंटरव्यू लेने थोड़ी समझ तो होनी चाहिए ना उस आदमी के, भाई क्या बात करूँ, मेरे को सवाल ऐसे पूछना भी चाहिए और ये भी टॉपिक कवर करना है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में ये भी नोट करना है। तो थोड़े एक्सपर्ट लोग चाहिए, इसमें कम चाहिए लेकिन एक्सपर्ट होने चाहिए। वही बात है, नीड्स ट्रेंड एंड स्किल्ड। वही एक्सपर्ट तो जो ही बनेंगे ना, स्किल और ट्रेनिंग उनको फिर चाहिए। लोग कम चाहिए लेकिन स्किल और ट्रेनिंग थोड़ी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि थोड़ा मामला भारी हो जाता है, इन डेप्थ हो जाता है। डिफिकल्ट टू मैनेज एनालाइज विद लार्ज सैंपल्स। वही बात है कि भाई अब एक इन डेप्थ इंटरव्यू कितने लोगों का ले लोगे आप, एक का इंटरव्यू 2-3 घंटे चल रहा है तो पता नहीं कितना साल भर लग जाएगा 1000 लोगों तक पहुंचने में। तो ज़्यादा बड़ा सैंपल साइज में आ नहीं पाता। फाइंडिंग में लैक जनरलाइजेबिलिटी ड्यू टू स्मॉल एंड कंटेक्स्ट स्पेसिफिक सैंपल्स। वही बात है, जब सैंपल्स बड़े नहीं होंगे तो पूरे समाज के लिए कैसे आप एक वो बना पाओगे। जैसे वो डाउरी वाली बात करी थी दहेज की हमने, तो आपने किसी का जाके मतलब जो जिनकी बेटी की शादी उनसे इंटरव्यू किया, तो ऐसे कितने लोगों को कर पाओगे आप, कर तो लोगे लेकिन बहुत टाइम लगेगा। और कम का 10 का ही किया तो पूरे क्या भारत पे उन 10 लोगों के बेसिस पे आप थ्योरी बना सकते हो। तो इसलिए वो जनरलाइजेबिलिटी कम हो जाती है, जनरल जनरल एक रूल या थ्योरी नहीं बना पाते हम, क्योंकि सैंपल साइज काफ़ी छोटा हो जाता है ड्यू टू स्मॉल एंड कंटेक्स्ट स्पेसिफिक सैंपल्स। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही छोटा सा हमारा ये टॉपिक था, क्वालिटी, क्वांटिटेटिव, क्वांट एंड क्वालिटी। बस इतना याद रखना है, क्वांटो में मतलब होता है ये पॉजिटिविस्ट वाले, और ये क्या है, ये नॉन पॉजिटिविस्ट वाले। ये बात करते हैं ऑब्जेक्टिविटी की, ये बात करते हैं सब्जेक्टिविटी की। बस इतना सा है, ये छोटी सी बात है। ठीक है, तो इस मतलब जितना इसमें मतलब स्लाइड्स में था, मतलब मोर देन एनफ है इस टॉपिक के लिए, कुछ भी ज़्यादा इससे एक्स्ट्रा कुछ होगा नहीं इसमें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स।